First question, Scholes and Matthew Duncan method describes which of the following? आपके ऑप्शंस है stages of labor, types of abortion, fetal presentation and placental separation. सही जवाब है placental separation. स्कूल्स और मैथ्यू डंकन मेथड दोनों ही प्लेसेंटल सेपरेशन को दर्शाते हैं, जिसमें स्कूल्स मेथड ये कहता है कि प्लेसेंटा जो है सेंटर से पहले सेपरेट होता है और फिर मार्जिन से सेपरेट आउट होता है, जबकि मैथ्यू डंकन मेथड बोलता है कि जो आपका प्लेसेंटा है वो मार्जिन से पहले सेपरेट होता है और फिर सेंटर से। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर? हम सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर किसे कहते हैं? सर्वाइकल डायलेशन से 10 सेंटीमीटर तक, प्लेसेंटल डिलीवरी, पोस्टपार्टम रिकवरी या फिर डिलीवरी ऑफ द बेबी। सही जवाब है डिलीवरी ऑफ द बेबी। तो जैसे कि हमें ऑलरेडी पता है, हमारे लेबर के 4 स्टेजेस होते हैं। स्टेज 1 जहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होकर आपका सर्विक्स पूरी तरह से यानी कि 10 सेंटीमीटर डायलेट होगा। सेकेंड स्टेज जहाँ पर बेबी की डिलीवरी होती है। थर्ड स्टेज जहाँ पर प्लेसेंटा डिलीवर होता है और फोर्थ स्टेज जहाँ पर आफ्टर डिलीवरी जो 1-2 घंटे होते हैं, तो उस टाइम पीरियड को हम रिकवरी स्टेज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अनइंटेंशनल टॉर्ट? आपके ऑप्शंस है असॉल्ट, बैटरी, नेग्लिजेंस, डिफॉर्मेशन। आपका आंसर है नेग्लिजेंस। अब टॉर्ट क्या होता है? टॉर्ट होता है किसी के साथ भी गलत करना यानी सिविल रॉन्ग। अब इसके 2 टाइप्स होते हैं, इंटेंशनल और अनइंटेंशनल। इंटेंशनल यानी जानबूझकर करना, अनइंटेंशनल यानी गलती से हो जाना। इंटेंशनल के फिर 4 और टाइप्स है, असॉल्ट, बैटरी, डिफॉर्मेशन और फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। असॉल्ट यानी किसी को भी धमकी देना या मारपीट करना, बैटरी यानी बिना परमिशन किसी को छूना, डिफॉर्मेशन यानी किसी का भी रेपुटेशन जो है उसको बर्बाद करना, और फॉल्स इम्प्रिजनमेंट यानी किसी के भी परमिशन के बिना उसे रिस्ट्रेन करना या कैद करके रखना। अब अनइंटेंशनल में 2 टाइप्स होते हैं, नेग्लिजेंस और मल प्रैक्टिस। नेग्लिजेंस यानी आपका जो भी आपको काम करना चाहिए वो नहीं कर पाते हो या आपने कुछ गलत कर दिया तो होता है, जबकि मल प्रैक्टिस होता तो नेग्लिजेंस जैसे ही है बट उसका सीरियस फॉर्म होता है, यानी कि कुछ ऐसा कर बैठना जिससे कि बहुत बड़ी हानि हो या नुकसान हो पेशेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लीडिंग इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर विदाउट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस और सर्वाइकल डायलेशन इंडिकेट्स। तो ये अबॉर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपके ऑप्शंस है मिस्ड अबॉर्शन, इनएविटेबल अबॉर्शन, कंप्लीट अबॉर्शन, थ्रेटन्ड अबॉर्शन। और सही जवाब है थ्रेटन्ड अबॉर्शन। थ्रेटन्ड अबॉर्शन यानी वो अबॉर्शन जिसमें बच्चा अभी भी ज़िंदा है बट ये थ्रेट है कि हाँ अबॉर्शन हो सकता है। तो इसमें जो है वजाइनल ब्लीडिंग ये वार्निंग साइन होती है कि अबॉर्शन हो सकता है, बट ये कंपलसरी नहीं है कि अबॉर्शन होगा। तो इस टाइम पर अगर ट्रीटमेंट किया जाए तो हो सकता है कि बच्चे की जान बचाई जा सकती है। तो इसमें सिर्फ वजाइनल ब्लीडिंग होगी और सर्विक्स और आपका यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, सर्विक्स भी डायलेट नहीं होगा। इनएविटेबल अबॉर्शन यानी वो अबॉर्शन जिसमें बच्चे की डेथ हो चुकी है बट बच्चा अभी भी गर्भ में ही है। फिर होता है इनकम्प्लीट अबॉर्शन जिसमें आधा बच्चे का पार्ट जो है वो बाहर निकल चुका है और आधी चीज़ें प्रेगनेंसी के अभी भी गर्भ में ही है, तो उसको हम इनकम्प्लीट अबॉर्शन कहते हैं। कंप्लीट अबॉर्शन यानी प्रेगनेंसी के टाइम पर जो प्लेसेंटा और बेबी बना था वो पूरी तरह से बाहर फेंक दिया गया है, तो उसे कंप्लीट अबॉर्शन कहेंगे। मिस्ड अबॉर्शन यानी बच्चे की डेथ बहुत पहले हो चुकी थी बट माँ को पता नहीं चला, तो उसको हम कहते हैं मिस्ड अबॉर्शन। सेप्टिक अबॉर्शन तब होता है जब मिस्ड अबॉर्शन हो चुका हो और जब बच्चा जो है बहुत टाइम से मर कर सड़ने लग जाता है, तो वहाँ पर इन्फेक्शन के वजह से सेप्टिक अबॉर्शन होता है। फिर आते हैं रिकरेंट अबॉर्शन जिसमें 3 से ज़्यादा बार अगर किसी महिला का अबॉर्शन हो जाता है तो उसे हम कहते हैं रिकरेंट अबॉर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टिक फाइब्रोसिस फॉलोज विच मोड ऑफ इनहेरिटेंस? आपके ऑप्शंस है ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। आपका आंसर है ऑटोसोमल रिसेसिव।
सिस्टिक फाइब्रोसिस ऑटोसोमल रिसेसिव है, यानी कि बेसिकली दोनों पेरेंट्स के पास जो है इस जीन्स का होना ज़रूरी है ताकि बच्चे में सिस्टिक फाइब्रोसिस हो सके। सिस्टिक फाइब्रोसिस CFTR जीन के म्यूटेशन के वजह से हो जाता है, जिस वजह से बच्चे में या उस इंसान में म्यूकस जो है वो बहुत ही ज़्यादा थिक और स्टिकी होने लगता है और ये बहुत सारे ऑर्गन्स जहाँ पर म्यूकस बनता है वहाँ पर सिक्रीट होने लगता है। इस वजह से पेशेंट को जो है क्रॉनिक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो सकते हैं, डाइजेस्टिव इश्यूज़ हो सकते हैं और उसके पसीने में जो है सॉल्ट का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसी के लिए हम टेस्ट भी करते हैं आपके पसीने को, तो इसको हम कहते हैं स्वेट क्लोराइड टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इनवॉलेंट्री पैसेज ऑफ फीसेस बाय अ चाइल्ड इन इनएप्रोप्रिएट प्लेसेस इज़ कॉल्ड एज। तो अगर एक बच्चा कहीं पर भी संडास करता है जहाँ उसे नहीं करना चाहिए, वो भी इनवॉलेंटरीली, तो उसे क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस है एनकोप्रेसिस, इनकंटिनेंस, मेगाकोलॉन, एन्यूरेसिस। और आपका आंसर है एनकोप्रेसिस। सो एनकोप्रेसिस में संडास से रिलेटेड इनवॉलेंट्री पैसेज होता है। ये 4 साल से ज़्यादा वाले जो बच्चे हैं अगर वो करते हैं तो उसे हम एनकोप्रेसिस कहते हैं। उसी जगह पर एन्यूरेसिस का मतलब होता है इनवॉलेंट्री यूरिनेशन, जिसे हम बेड वेटिंग भी कहते हैं, और अगर ये 5 साल से ज़्यादा वाले बच्चे करते हैं तो उसे हम एन्यूरेसिस कहेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द टाइप ऑफ असेसमेंट कंपेयरिंग अ पेशेंट्स करंट स्टेटस विद प्रीवियसली ऑब्टेन्ड बेसलाइन डेटा इज़। तो जो पहले का पेशेंट का स्टेटस था और अब जो पेशेंट का स्टेटस है, तो उसको जब हम कंपेयर करते हैं तो उस असेसमेंट को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस है इमरजेंसी असेसमेंट, इनिशियल असेसमेंट, प्रॉब्लम फोकस्ड असेसमेंट या फिर टाइम लैप्स्ड असेसमेंट। और आंसर है टाइम लैप्स्ड असेसमेंट। तो असेसमेंट के कुछ टाइप्स होते हैं। इमरजेंसी असेसमेंट, जहाँ पर हम इमरजेंसी कंडीशन में असेसमेंट करते हैं। ये कैजुअल्टी वगैरह या ट्रॉमा सेंटर में ज़्यादा यूज़ होता है और इसमें जो भी कंडीशन या जो भी खतरे वाली बात है उसके रिलेटेड हम असेसमेंट करते हैं। फिर आते हैं इनिशियल असेसमेंट, जो सबसे पहला असेसमेंट होता है और ये नॉर्मली जो है हेड टू टो किया जाता है, इसमें सब कुछ पूछा जाता है, उसे हम कहते हैं इनिशियल असेसमेंट। फिर आते हैं प्रॉब्लम फोकस्ड असेसमेंट, जिसमें जो है किसी भी एक ही प्रॉब्लम को लेकर पूरा असेसमेंट किया जाता है। तो अगर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है तो सिर्फ रेस्पिरेटरी असेसमेंट करना, उसे हम प्रॉब्लम फोकस्ड असेसमेंट कहते हैं। नेक्स्ट है टाइम लैप्स्ड असेसमेंट। तो इसमें अलग अलग टाइम पर जो है असेसमेंट किया जाता है ताकि ये पता चले कि पेशेंट की कंडीशन बेटर हो रही है या बदतर हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट फॉर्म्स एडम्स एप्पल? आपके ऑप्शंस है क्रिकॉइड कार्टिलेज, थायराइड कार्टिलेज, एरिटिनॉइड कार्टिलेज, एपिग्लॉटिस। आंसर है थायराइड कार्टिलेज। तो ये जो थायराइड कार्टिलेज है वो आपका एडम्स एप्पल बनाता है, जो मेल्स में प्रोमिनेंटली नेक पर दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुअर स्किन टर्गर इन न्यूनेट्स एंड इन्फेंट्स इंडिकेट। आपके ऑप्शंस है मल न्यूट्रिशन, इन्फेक्शन, अनीमिया या फिर डिहाइड्रेशन। आंसर है डिहाइड्रेशन। स्किन टर्गर एक बहुत ही सिंपल सा टेस्ट है जिसमें हम स्किन को पिंच करते हैं और छोड़ते हैं। जैसे ही छोड़ दिया स्किन वापस अपनी जगह पर तुरंत पहुंच जानी चाहिए और उसको हम बोलते हैं स्किन टर्गर अच्छा होना। अगर स्किन वापस से जल्दी अपनी प्लेस पर नहीं जा पाती है तो हम बोलते हैं पुअर स्किन टर्गर और ये डिहाइड्रेशन को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंफर्मेटिव इंडिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज़। तो इनमें से कौन सा आपके प्रेगनेंसी को कंफर्म करता है? एमिनोरिया, इंक्रीज्ड बीटा HCG लेवल्स, फीटल हार्ट साउंड इन अल्ट्रासोनोग्राफी या फिर मॉर्निंग सिकनेस। आंसर है फीटल हार्ट साउंड इन अल्ट्रासोनोग्राफी। तो प्रेगनेंसी के प्रिजम्पटिव साइंस होते हैं, प्रोबेबल साइन होते हैं और पॉजिटिव साइन होते हैं। प्रिजम्पटिव साइंस यानी वो साइंस जिससे हम अज्यूम कर सकते हैं कि शायद लेडी जो है वो प्रेग्नेंट है, बट ये जो साइंस है वो बाकी कंडीशंस में भी देखने को मिलते हैं।
फिर है आपके प्रोबेबल साइन और पॉजिटिव साइन। प्रोबेबल साइन यानी वो साइन जो प्रेगनेंसी से एसोसिएटेड तो होते हैं बट ये कंफर्म नहीं करते कि प्रेगनेंसी हुई है। और पॉजिटिव साइंस वो साइंस है जो कंफर्म बताते हैं कि प्रेगनेंसी हुई है। तो इसमें फीटल हार्ट साउंड, अल्ट्रासाउंड पर फीटस का दिखना, ये सब कंफर्म टेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्रेनियल नर्व अफेक्टेड इन बेल्स पाल्सी इज। तो बेल्स पाल्सी में कौन सी क्रेनियल नर्व अफेक्ट होती है? आपके ऑप्शंस है क्रेनियल नर्व 5, वेस्टिब्यूलोकॉक्लियर नर्व, क्रेनियल नर्व 9th या फिर क्रेनियल नर्व 7th। आंसर है क्रेनियल नर्व 7th, जिसे हम फेशियल नर्व भी कहते हैं। बेल्स पाल्सी जो है वो फेशियल पैरालिसिस या फेशियल नर्व के पैरालिसिस को भी कहा जाता है, जिसमें एक साइड का जो फेशियल कंट्रोल है वो नहीं हो पाता। तो इंसान जो है वो सही से स्माइल नहीं कर पाता या एक साइड से अपने फेस को इस्तेमाल नहीं कर पाता।